हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन का ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और बीच का एक लेक्चर जो है वो मैम लेंगी। अभी मैं ये लेक्चर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैम का भी तबीयत ठीक नहीं है और बिल्कुल भी वो बोल नहीं पा रही हैं। उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन। और मुझे भी ये प्रॉब्लम है, अभी कोल्ड एंड फ्लू काफ़ी चल रहा है और आप में से भी कई लोगों को जो है ये चीज़ हो रहा होगा एक्सपीरियंस। और इसी वजह से ये सेशन मुझे लेना पड़ रहा है। और अगर मेरी आवाज़ में या फिर अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम आए तो बेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये क्लास आप तक पहुंचे और इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर क्लास मैं रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा रहा हूं। बाकी बीच का अगर जो क्लास होगा वो मैम लेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझेंगे एथनोग्राफी को, एथनोग्राफिक रिसर्च को, इसके कैरेक्टरिस्टिक को, और बहुत ही डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ मिक्स्ड मेथड रिसर्च को हम समझेंगे और फिर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एक गुणात्मक अनुसंधान पद्धति होता है जिसका एम है कि हम कैसे कल्चर्स को स्टडी करें, कैसे बिहेवियर को स्टडी करें और कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को, और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस पर्यावरण में ढाल के और हम फिर रिसर्च करते हैं। यानी कि आपको एज अ रिसर्चर उस पर्यावरण में इमर्स करना होता है अपने आप को। तो गोल क्या है? गोल यहाँ पर है उन प्रैक्टिसेस को, उन मूल्यों को या वैल्यूज को, उन व्यवहारों को, बिहेवियर को, या फिर उन इंटरैक्शंस को समझना जो कोई भी कल्चर में, कोई भी ट्रेडिशन में होता है, और उसको कैसे समझना इनसाइडर पर्सपेक्टिव से। यानी आपको उनका ही एक पार्ट बन के समझना है, बाहरी बन के नहीं समझना है, बल्कि उनके अंदर रह के और उसको समझना है काफी ज्यादा डिटेल में। जो एथनोग्राफी टर्म है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसे हम एथनोस के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पीपल, और ग्राफीन के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं टू राइट। तो एथनोग्राफी का जो मेन मकसद है वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस को समझना है। यानी जो अनुभव है, जो लोगों ने जिया है, उस अनुभव को समझना है, किसी भी इंडिविजुअल के अनुभव को समझना है, उनके परिप्रेक्ष्य से, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से। और इसी को हम कहते हैं एथनोग्राफी। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को। एथनोग्राफी के अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इसका मेन फोकस होता है कल्चर पे। तो कल्चरल फोकस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। जो मेन फोकस है वो किसी भी ग्रुप के कल्चर, उसकी संस्कृति को समझना, ग्रुप कल्चर को समझना होता है। नेचुरल सेटिंग में होता है, इसको कंडक्ट किया जाता है कम्युनिटी के ही नेचुरल इन्वायरमेंट में, और रिसर्चर अपने आप को इमर्स कर लेता है उस नेचुरल सेटिंग में। तो रिसर्च कंडक्ट होता है बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट या प्राकृतिक वातावरण में, और जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चीजें होती हैं, प्रतिभागी अवलोकन के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हैं। और कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इनसाइडर बन के, यानी उनका ही एक पार्ट आपको बनना पड़ता है। रिसर्चर्स एक्टिवली इंगेज होते हैं डेली एक्टिविटीज में। मान लीजिए आप किसी आदिवासी कम्युनिटी में गए हैं, तो वो कैसे सुबह उठते हैं, क्या क्या वो पूरी दिनचर्या में करते हैं, और शाम तक वो क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना आप समझते हैं। इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, समग्र परिप्रेक्ष्य होता है ये। और हॉलिस्टिक अप्रोच में आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशन, इन सबको मिला के देखते हैं। उनके ग्रुप का कल्चर क्या है, नॉर्म क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, इसको एक ओवरऑल के तौर पे देखते हैं। अब इसमें एमिक और एटिक व्यूज नाम से आपको याद रखना होगा। एमिक का मतलब क्या होता है? इनसाइडर बनके, और एटिक मतलब आउटसाइडर बनके। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से, यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों दृष्टिकोणों को जो है आपको वहां दर्शाना होगा। तो इसको हम कहते हैं एमिक। याद रखिएगा, एमिक मतलब इनसाइडर और एटिक मतलब आउटसाइडर। फिर डेस्क्रिप्टिव और इंटरप्रेटिव, यानी वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक। तो इसका मतलब ये है कि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होता है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी पद्धति चल रही है, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं उस कल्चर में, उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन में, और फिर उसको कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसका विवरण, उसकी व्याख्या कैसे कर रहे हो, इसको भी आपको बताना होता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए कि प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट होता है, यानी इसमें आप लॉन्ग टर्म तक इंटरेक्शन आप करते हो। इन डेप्थ चीज़ों को समझना है तो आपको बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको, कम्युनिटी के साथ। उनकी उनके एक एक चीज़ को समझने के लिए आपको उनके साथ, उस समुदाय के साथ बिल्कुल घुलना मिलना होगा, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए और उनको ना लगे कि आप रिसर्च कर रहे हैं। तभी वो अपने नेचुरल सेटिंग में अपना व्यवहार दिखा पाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर बायस हो जाएगा और वो लोग जो है अपना बिहेवियर आपके रिसर्च के लिए चेंज करने लगेंगे। फिर एक और चीज़ है कि ये इटरेटिव प्रोसेस होता है, यानी यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना है, लगातार निरंतर ये चीजें होती रहती हैं, है ना।
कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करते हो, आप फोकस करते हो बिहेवियर और एक्शंस को यहाँ पर कैसे आप एनालाइज करो। इंटरप्रेटिव होता है, याद रखिएगा। इंटरप्रेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपका पूरा फोकस होता है। जो भी इवेंट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। और रिफ्लेक्सिविटी होता है, याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिविटी मतलब रिसर्चर्स जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका रोल क्या है। बायसनेस तो कहीं नहीं आ रहा है। आप अगर कोई भी चीज़ इकट्ठा करो, कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का पूर्वाग्रह आपके मन में नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। किसी दबाव में आके आप नहीं काम करें। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही उनको आपको रिपोर्ट करना होता है। ये कुछ खास विशेषताएं हैं अगर हम एथनोग्राफी या एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में बात करें तो। अब कुछ अंडरलाइंग अजम्पशंस को हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले अजम्पशन है कल्चर सेव्स बिहेवियर, यानी संस्कृति व्यवहार को आकार देती है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, ये डीपली इन्फ्लुएंस होता है कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज से। आपको पता है कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे सामाजिक प्रथाएं, हमारा जो मानदंड जो बना हुआ है, जो नॉर्म्स जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्शन क्या होगा। अगर किसी को किसी डाकू के साथ, चोर के साथ छोड़ दोगे तो वो बड़ा होकर डाकू चोर बन जाएगा बच्चा। और किसी को अगर आप इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हो तो उसको जो है आप किसी ज्ञानी के साथ छोड़ दो और वो ज्ञानी बन जाएगा। तो किस संदर्भ में, किस संस्कृति में आप चीज़ों को देखते हैं, किस संस्कृति में आप रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। अब देख लीजिए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा है कि बिल्कुल एक तरीके का सोच है, कट्टरपंथी रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो होगा क्या? उससे ये हो जाएगा कि वहाँ पर जो भी जनरेशन आएगा, अगर उनके मन में वही चीज़ें आप भरते जाओगे तो फिर वही उसी तरीके से तो वो रेडी होंगे। हमारे यहाँ इंडिया में सहिष्णुता सिखाया जाता है, साथ में रहना, कैसे हम आपस में मिलजुल के प्यार से रहेंगे, ये सिखाया जाता है। तो यहाँ जो हमारा कल्चर है वो हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है, उनका कल्चर उनके बिहेवियर को शेप कर रहा है। फिर रियलिटी इज सब्जेक्टिव। आपको वास्तविकता पे ध्यान देना कि वास्तविकता जो है ये व्यक्तिपरक होता है। यानी ये हमें समझना होगा कि जो हमारा देखने का नजरिया है रियलिटी को और दूसरे का जो नजरिया है वो दोनों डिफर कर सकता है। तो रियलिटी डिपेंड करता है कि क्या शेयर्ड मीनिंग है, ग्रुप का साझा अर्थ है, इसके ऊपर जो है निर्भर करता है और ये सब्जेक्टिव होता है ना। और इनसाइडर्स व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइडर्स व्यू मतलब जो उस संस्कृति के अंदर है, जो उस कल्चर के अंदर है, वो क्या सोचते हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आता है? ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनके नज़रिए को समझने के बाद। तो ये इनसाइडर व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलिज्म इज एसेंशियल। समग्रता आवश्यक है। बिहेवियर और बिलीफ जो है ना, इसको स्टडी करना ही पड़ेगा और ब्रॉडर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इसको स्टडी करना पड़ेगा। यानी व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ में जब आप जानोगे तभी आप जो है ना ये चीज़ें कर पाओगे। तो इसलिए समग्रता आवश्यक है। डायनेमिक इंटरेक्शन, यानी कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो एक रिजल्ट होता है कंटिन्यूअस इंटरेक्शन जो मेंबर्स आपस में करते हैं। मान लीजिए कि आपके कल्चर में 100 लोग हैं, ये 100 लोग आपस में क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे ये कल्चर जो है ये पूरा डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ रिसर्चर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, यानी उपकरण के रूप में शोध करता होता है वहाँ। तो जो रिसर्चर है वो खुद भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है डेटा कलेक्शन प्रोसेस में। कभी भी आपको ये नहीं मालूम चलने देना है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें। और फिर इंटरप्रेटिव पैराडाइम जिसे हम कहते हैं, इंटरप्रेटिव पैराडाइम, यानी जो जोर होता है हमारा वो किसी चीज को समझने पे होता है, जनरलाइज करने पे नहीं होता है। आप सामान्यीकरण मत करिए, जो चीजें जैसी हैं उसको वैसे समझिए, है ना, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये कुछ अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं जो कि आप लेते हैं वाइल स्टडिंग एथनोग्राफी। अब स्टेप्स क्या होते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च को करने का? सबसे पहले जो नॉर्मल आप रिसर्च में करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आप डिफाइन करते हैं कि कल्चरल फेनोमेना क्या है, कौन से ग्रुप जो है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो उसको आप डिफाइन करते हो कि वो ग्रुप क्या है, कहाँ आप स्टडी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर आप सेलेक्ट करते हो कोई साइट या ग्रुप को, यानी एक्सेस गेन करते हो। आप परमिशन लेते हो उन कल्चर से कि भाई जो उसमें मुखिया होंगे उनसे आप परमिशन लेंगे ताकि आप एंटर कर सकें उस ग्रुप में, इंटरेक्ट कर सकें कम्युनिटी के लोगों के साथ, है ना। इसके बाद जब आपको एक्सेस गेन हो जाएगा तो आप रैपो बिल्ड करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर जगह आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा, रैपो बिल्ड करना। और रैपो बिल्ड करने का मतलब ये है कि विश्वास जीतिए लोगों का,
उनके साथ रहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ। भाई किसी कल्चर में आप जा रहे हैं और वो कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी, तो आपको उनका विश्वास जीतना होगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा, उनको ये एहसास दिलाना होगा कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आपके कल्चर का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो परमिशन जब आपने ले लिया, उसके बाद आप ट्रस्ट और रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे, इसी को हम कहते हैं रैपो बिल्ड करना। तब हम देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर आप डेली एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे खुद भी उसमें, और उसके बाद ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करेंगे इंटरैक्शंस को, बिहेवियर्स को, रिचुअल्स को, कि क्या व्यवहार हो रहा है, कौन सा अनुष्ठान वो कर रहे हैं, क्या बातचीट कर रहे हैं आपस में, इन सारी चीज़ों को कैसे आप करोगे। तो आप खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर डिटेल्ड में इन चीज़ों का आप जो है नोट करेंगे, फील्ड नोट बनाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल सेटिंग में हो रही हैं। तो नेचुरल सेटिंग में आप फील्ड नोट बनाते हैं। मैं जो एक-एक बात कह रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हमारा जो अगला आ जाता है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आप अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है फॉर्मल या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ। आपका फोकस होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंसेस हैं पार्टिसिपेंट्स के, उनके ऊपर, इंटरप्रिटेशंस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसके बाद आप, जब आपने साक्षात्कार कर लिया और इसके बाद आप क्या करेंगे, कलाकृतियां और दस्तावेजों को एकत्रित करेंगे, आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को गैदर करेंगे, फोटोज, ऑब्जेक्ट्स, एडिशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए या संदर्भ के लिए आप ये चीज़ें करेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स को या दूसरे टेंजिबल आइटम्स को इकट्ठा करेंगे ताकि बाद में जब आप एविडेंस के रूप में उनको पेश कर सकें। फिर आप डेटा को एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से थीम है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, और थीमेटिक एनालिसिस करेंगे। आप किसी भी तरीके से उसकी पहचान करेंगे, विषयगत विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस कर लिया आपने, पैटर्न्स, थीम्स और मीनिंग्स आपने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, आप इंटरप्रिटेशन करेंगे जो भी फाइंडिंग्स आपके आए हैं। यानी हम कहते हैं कि एथनोग्राफिक अकाउंट, एथनोग्राफिक अकाउंट इसी को हम कहते हैं, जो ये लास्ट स्टेप है, याद रखिएगा। तो एथनोग्राफिक अकाउंट में आप डिटेल्ड में विविड नैरेटिव देंगे उस कल्चर का, बहुत ही विस्तृत रूप से आप जो है ना नरेट करेंगे, जैसे एक कहानी लिखा जाता है उस टाइप से आप नरेशन देंगे उस कल्चर के बारे में। वहाँ आप रिसर्चर बायस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेंगे, देखेंगे कहीं आपका कोई पूर्वाग्रह तो नहीं आ रहा। तो एथनोग्राफिक अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट है अभी लास्ट में, कि अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप एथनोग्राफिक अकाउंट लिखेंगे। यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एथनोग्राफिक अकाउंट लिखेंगे कैसे, ये अब हम समझते हैं। तो राइटिंग एन एथनोग्राफिक अकाउंट, इसको समझने के लिए सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। आपने सारी चीज़ें कर ली, रिसर्च कर लिया। अब एनालाइज करने के बाद जब एथनोग्राफिक अकाउंट लिखेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जहां पर आप एक्सप्लेन करेंगे उस ग्रुप को, रिसर्च का पर्पज आपका क्या है, ग्रुप स्टडी जो आपने किया है वो किनके ऊपर किया है, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च क्वेश्चन को, पर्पज को, ग्रुप और कल्चर को भी डिफाइन करेंगे, जिस ग्रुप या कल्चर को आप स्टडी करने वाले हैं या कर चुके हैं, सॉरी। तो क्योंकि आप एथनोग्राफिक अकाउंट लिख रहे हैं तो यानी आप कर चुके हैं। फिर बैकग्राउंड, तो आप कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देंगे उस ग्रुप के लिए, है ना। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करेंगे। बैकग्राउंड आपने दे दिया। मेथोडोलॉजी आपने लिख दिया कि हाँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब करेंगे, कौन से इंटरव्यू लिया आपने, कौन कौन से मेथड आपने लिया, ये सारी चीज़ें करेंगे। और फिर वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद एथिकल कंसिडरेशन और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप जो फाइंडिंग्स हैं, तो आप ऑब्जर्वेशंस को प्रेजेंट करेंगे, है ना। यानी आपको क्या मिला उसकी व्याख्या करेंगे, वहाँ पर वर्तमान अवलोकन करेंगे, साक्षात्कार और जो कलाकृतियाँ हैं, जो आर्टिफिक्स और इंटरव्यूज़ आपने वहाँ पर कंडक्ट किए, इन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे आप। अब एनालिसिस लिखेंगे अपना, कि क्या फाइंडिंग्स मिले आपको, निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचे आप, क्या व्याख्या उसकी करेंगे, और जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे आप जोड़ेंगे फाइंडिंग्स को, है ना। रिसर्च क्वेश्चन जो आपने बनाया उससे आप उस फाइंडिंग को जोड़ेंगे, और फिर आप निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, जहाँ पर आप समराइज करेंगे आपके इंसाइट्स को, और आप जो है ना इस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी आप बताएंगे। जिसमें आपने काम किया है उसमें आप क्या करेंगे, अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे और निहितार्थों का संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे, है ना। इसके बाद एथिकल कंसिडरेशंस भी मेंशन करेंगे यहाँ पर आप एक्नॉलेज करेंगे रिसर्चर बायस को, एथिकल इश्यूज को। आप बताएंगे कि हो सकता है कि ये चीज़ें मैंने की हैं, कुछ पूर्वाग्रह भी हो सकता है शामिल हैं, या फिर कौन कौन से एथिकल इश्यूज ऐसे आए हैं जिनको ध्यान में रखना है, इसका भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एथनोग्राफिक अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम देख लेते हैं कि इसके
मजबूत पक्ष क्या है और क्या-क्या कमजोरियां हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के। देखिए, स्ट्रेंथ की बारे में बात करें तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग यानी बहुत ही गहन समझ आप प्राप्त करते हैं जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं, तो ये आपको बहुत ही रिच डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दे देता है कल्चरल प्रैक्टिसेस का, डिटेल्ड इंसाइट दे देता है ग्रुप के कल्चर के बारे में, एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको दे देता है। आप बिहेवियर को बहुत ही ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, व्यापक संदर्भ में आप जो स्टडी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, ये फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करता है ताकि आप डायनेमिक्स जो भी हैं उसको अडॉप्ट कर पाएं फील्ड सेटिंग के अंदर। और इसके साथ साथ कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस आप कर पाते हैं, आप बिहेवियर को कैप्चर कर पाते हैं उनके नेचुरल सेटिंग में, उनके जो ओरिजिनल सेटिंग है उसमें, तो किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता है। पार्टिसिपेंट एम्पावरमेंट में आप क्या करते हैं कि आप रिस्पेक्ट और वैल्यू जो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव का है उसका भी करते हैं आप। तो ये इसके फायदे हैं, ये स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके कुछ वीकनेसेस भी हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट की आवश्यकता होती है और इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है इसमें, है ना? साथ ही साथ समय के साथ-साथ ये सब्जेक्टिव होता है, तो रिसर्चर बायस का भी रिस्क होता है। सब्जेक्टिविटी से आप फाइंडिंग्स ज़रूर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो रिजल्ट भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। और आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, जो भी आपको मिला वो उसी पर्टिकुलर कल्चर के लिए, उसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन के लिए या ग्रुप के लिए जो है लागू होगा। आप उसको जो है सामान्यीकरण करके दूसरे ग्रुप पे लागू नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी होती है, जो रिजल्ट है वो स्पेसिफिक होता है उसी स्टडीड ग्रुप के लिए जिसको आपने स्टडी किया है। साथ ही साथ एथिकल चैलेंज भी आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिविटी और पार्टिसिपेंट्स के प्राइवेसी को कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड पार्टिसिपेंट प्राइवेसी जो है यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाता है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक सामने हमारे आता है। तो ये था एथनोग्राफिक रिसर्च, इसके कैरेक्टरिस्टिक को हमने समझा, कौन कौन से अजम्पशंस हमने लिए और इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, और साथ ही साथ लास्ट जो स्टेप होता है रिसर्च का, एथनोग्राफिक रिसर्च का, एथनोग्राफिक अकाउंट, उसके बारे में भी हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने जो मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन है इसके ऊपर। मिक्स मेथड डिज़ाइन होता क्या है? तो जब भी आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को मिक्स कर देंगे एक सिंगल स्टडी के अंदर, ताकि इन दोनों के ही स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ के साथ साथ एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर डेवलप कर पाएँ किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो इसके लिए आप मिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। यानी कि जो गुणात्मक और जो मात्रात्मक, ये दोनों ही शोध के अपने कुछ मजबूत पक्ष हैं और इन दोनों ही मजबूत पक्षों को शामिल करना चाहते हैं अगर आप अपने रिसर्च में, तो इसको हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहते हैं, है ना? तो ये इंटीग्रेट कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ बोथ अप्रोचेस टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अगर कोई बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्न है तो उनके समाधान के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेशन ऑफ मेथड। ये तो बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है, मिक्स्ड मेथड है, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ते हैं, दो मेथड्स को जोड़ते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों को जोड़ देते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाता है ना जहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव या सिर्फ क्वालिटेटिव से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर हम मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये है प्रायोरिटी, यानी रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड जो है इसको ज़्यादा जोर देना है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और उसको ज़्यादा और किसी को कम, तो दोनों का मिक्स होता है ये। कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी इसमें होता है, यानी एक मेथड जो है ना वो दूसरे को एनहेंस करता है, याद रखिएगा ये, है ना? तो कहीं ना कहीं ये वैलिडिटी भी एनहेंस होती है इससे, तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी उसमें होता है, यानी एक मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एनहेंस करता है, क्लैरिफाई करता है दूसरे को। फिर टाइमिंग, तो डेटा कलेक्शन जो है ना ये सिक्वेंसली या कंकरेंटली, यानी साथ में भी आप कर सकते हैं और समवर्ती रूप से, या फिर आप इसको सीक्वेंस के तौर पे क्रमिक रूप से भी कर सकते हैं डेटा कलेक्शन। पर्पजफुल इंटीग्रेशन है, यानी इस ये मेथड्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलरेडी हमने बात किया था इसको कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाले पॉइंट में। अब इसके बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है ट्राइंगुलेशन। तो ट्राइंगुलेशन मतलब आप जो फाइंडिंग्स हैं उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं दोनों मेथड्स का यूज़ करके, यानी अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं अपने फाइंडिंग्स को, इसको हम ट्राइंगुलेशन कहते हैं। और ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर टाइप्स देखें मिक्स मेथड डिज़ाइन का, तो पहला है ट्राइंगुलेशन डिज़ाइन। ये कंबाइन करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को, इन दोनों को, और कंबाइन करके क्रॉस वैलिडेट करने के लिए। देखिए फाइंडिंग्स को अगर आप क्रॉस वैलिडेट करते हैं ना, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जो है ना उस रिसर्च की वैलिडिटी को और ज़्यादा बेहतर कर देते हैं और साथ ही साथ रिलायबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर कर देते हैं, यानी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है और वैधता भी बढ़ जाती है रिसर्च की।
तो ट्रायंगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक मिक्स मेथड डिजाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। इसके साथ साथ एक होता है एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। एक्सप्लेनेटरी डिजाइन ये स्टार्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा से, यानी जो मात्रात्मक डेटा संग्रह है इससे स्टार्ट होता है और फिर बाद में ये क्वालिटेटिव डेटा की तरफ बढ़ जाता है जब आप रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। यानी आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस समय तो आप क्वांटिटेटिव का यूज करते हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस समय गुणात्मक, आप गुणों पे पहुंच जाते हैं और ये बहुत अच्छा होता है एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। एक होता है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, और एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में आप क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं पहले और फिर फेनोमेना को एक्सप्लोर करते हैं और बाद में क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च से स्टार्ट होता है और हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए बाद में हम क्वांटिटेटिव वैलिडेशन उसका करते हैं। वही एक्सप्लेनेटरी वाले में हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव से स्टार्ट किया था पहले और बाद में क्वालिटेटिव डेटा को हमने यूज किया फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है एम्बेडेड डिजाइन, यानी एक मेथड जो होता है ना वो सपोर्ट करता है या फिर नेस्टेड होता है दूसरे में। याद रखिएगा, है ना, वन मेथड सपोर्ट्स द प्राइमरी अप्रोच। नेस्टेड मतलब क्या होता है, नेस्टेड मतलब जैसे घोंसला बनता है ना, वैसे एक मेथड दूसरे के अंदर निहित होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा जैसे एनरिच करता है प्राइमरली क्वांटिटेटिव स्टडी को, क्वालिटेटिव डेटा विद इन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। कोई भी आपने मात्रात्मक शोध किया और उसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा है तो इसको हम एम्बेडेड डिजाइन कहते हैं। एम्बेड होना, एम्बेड होना मतलब एक के अंदर दूसरा होना, है ना। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन एक होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, आप कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूज करते हो, जैसे सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तो इसको यूज करते हो आप मेथड्स को इंटीग्रेट करने के लिए और उसको गाइड करने के लिए। याद रखिएगा, इसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन कहते हैं, परिवर्तनकारी डिजाइन। और फिर अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है मल्टी फेज डिजाइन। ये लास्ट टाइप होता है। मल्टी फेज डिजाइन में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करते हो और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करते हर एक जो प्रोजेक्ट है ना वो अलग मेथड का इस्तेमाल करता है और इन सबको यूज करके आप ओवर आर्किंग स्टडी करते हैं, है ना। यानी कि आप इसमें मल्टीपल फेजेस में, अलग अलग फेजेस में आप जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करते हैं। इसको मल्टी फेज डिजाइन कहते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग टाइप्स के मल्टी फेज डिजाइन, ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन हो गया आपका। इसके साथ साथ एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन जिसे हम कहते हैं, है ना। तो कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन भी एक होता है, याद रखिएगा, कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का जो है ना साइमल्टेनियसली कलेक्ट करते हो आप और रिजल्ट जो है इसको कंपेयर करते हो वैलिडेट या एलोबरेट करने के लिए। तो ये सभी जो है आपके मिक्स मेथड डिजाइन का अलग अलग टाइप्स है। अब स्टेप्स क्या क्या आते हैं इन मिक्स मेथड डिजाइन को यूज करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना। रिसर्च प्रॉब्लम को आपने डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन करने के बाद से यहाँ पर क्या होता है, नीड आइडेंटिफाई करना होता है ना सबसे पहले, कि भाई आप ये रिसर्च प्रॉब्लम जो आप दे रहे हैं तो ये क्यों दे रहे हैं, यूज़ क्या है इसका। और ये चीज़ें जब आपने कर लिया तो ये करने के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो आपने डिफाइन कर लिया, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, तो आप क्लैरिफाई आपने कर दिया कि क्यों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ करना जरूरी है। वाई इज यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इज नेसेसरी, ये आपने बता दिया। फिर आपने जो है ना डिज़ाइन सेलेक्ट किया, यानी कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स मेथड डिज़ाइन कौन सा यूज़ करोगे, कौन सा टाइप यूज़ करोगे, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अप्रोप्रिएट मिक्स मेथड डिज़ाइन चूज करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट है इसको चुनना। फिर आपने स्टार्ट किया डेटा कलेक्ट करना। आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करोगे इस सीक्वेंस में या साइमल्टेनियसली, जैसा भी आपने डिज़ाइन चूज किया उसके हिसाब से आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा जो है डिज़ाइन के हिसाब से कलेक्ट करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे डेटा को। आप सेपरेट या इंटीग्रेटेड एनालिसिस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन, कि कैसा डिज़ाइन आपने चुना है, या फिर आप पैटर्न, कोरिलेशन या कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं अलग अलग डेटा सेट्स के बीच में। और एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिज़ाइन विच यू चूज। तो कौन से डिज़ाइन को आपने चुना है उसके हिसाब से आप एनालाइज किया आपने और फिर इंटरप्रेट किया रिजल्ट को। आपने सिंथेसाइज किया फाइंडिंग्स को, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देने के लिए, एक व्यापक उत्तर प्रदान करने के लिए निष्कर्षों का संश्लेषण किया आपने, इंटरप्रेट किया रिजल्ट को, ताकि कंबाइंड फाइंडिंग्स पता चल सके। दोनों मेथड्स यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का यूज हुआ है, इन दोनों का यूज करके कैसे आप कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं इसके बारे में आपने बात कर लिया। अब आप जो है क्या करेंगे, लास्ट में छठे पॉइंट पे फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट फाइंडिंग्स, तो क्लियरली आप प्रेजेंट करेंगे कि कैसे इन दोनों मेथड्स ने कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को और ओवरऑल आउटकम क्या निकला, इसके बारे में बात हो जाएगा यहाँ पर।
तो ये स्टेप्स थे रिसर्च के, आपके मिक्स मेथड रिसर्च को कंडक्ट करने के। अब हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हैं। मिक्स मेथड डिजाइन के अगर हम स्ट्रेंथ को समझें तो सबसे पहला स्ट्रेंथ आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही टाइप के डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत ही हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। विभिन्न डेटा प्रकारों को एकत्रित करने के बाद हमारे पास एक समग्र समझ जो है विकसित हो जाता है। और इसी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल ट्रेंड्स भी समझ लिया और कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स भी दे दिया, तो हमारे पास दोनों टाइप के डेटा आ गया। क्रॉस वैलिडेशन हम यहाँ पे कर पाते हैं, क्योंकि अब ट्रायंगुलेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वैलिडिटी बढ़ जाती है डेटा को ट्रायंगुलेट करने के बाद। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमने अडाप्ट किया है रियल वर्ल्ड रिसर्च प्रॉब्लम्स के कॉम्प्लेक्सिटी को, और अडाप्ट कर लेता है ये अलग अलग नीड्स को, अलग अलग क्वेश्चंस को। फिर हमें बहुत ही रिच इंसाइट देता है, बहुत ही समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी एड्रेस कर लेता है। फेनोमेना ऐसे ऐसे एक्सप्लोर कर सकता है जो कि एक सिंगल मेथड का इस्तेमाल करके हम नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा जो है ना, ये डेप्थ ऐड करता है क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स में। मान लीजिए कि आपके पास नंबर्स हैं, लेकिन इस नंबर को कैसे आप समझाओगे, तो आप समझाने के लिए फिर क्वालिटेटिव डेटा में चले जाओगे, आप क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करोगे। तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया मिक्स मेथड डिजाइन का। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ तो होता नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ आते हैं वीकनेसेस। सबसे पहला तो वीकनेस है कॉम्प्लेक्सिटी। तो बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है, क्योंकि आप दोनों मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करने के लिए दोनों में ही एक्सपर्टीज चाहिए आपको, यानी दोनों तरीकों में विशेषज्ञता चाहिए, और इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ चाहिए, अलग अलग रिसर्चर्स चाहिए, जो दोनों में ही जो है बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर चुके हों और उनको आता हो उन चीज़ों को कैसे जो है प्रेजेंट करना है और उन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है। फिर एक तो ये रिसोर्स इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए इनमें, और एक्सपर्टीज चाहिए दोनों ही मेथड्स के। तो इसमें टाइम टेकिंग भी होता है, तो एक और यहाँ पर जोड़ लीजिए टाइम इंटेंसिव, यानी एक इसका वीकनेस ये भी है कि ये टाइम इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है ये। तो सिग्निफिकेंट टाइम लेता है ये डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइप से आपको डेटा कलेक्ट करना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों करना है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का चैलेंज भी आ जाता है, यानी दोनों को कैसे आप कंबाइन करोगे इन डेटा को, है ना। तो ये मेथडोलॉजिकली चैलेंजिंग हो जाता है। एक यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बायस भी आ जाता है ना। इंटरप्रिटेशन बायस मतलब क्या, इसको इंटरप्रेट कर, इसकी व्याख्या करते समय भी कुछ बायसनेस आ जाता है। तो दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को बैलेंस करते हो, और दोनों को उतने ही मात्रा में इस्तेमाल करते हो जितने की आवश्यकता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो है ना बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है ना। इस बैलेंस को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था मिक्स मेथड डिज़ाइन के बारे में सब कुछ, जो हमने स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी समझ लिए, इसके हमने स्टेप्स भी समझ लिए, और इसके साथ साथ हमने टाइप्स भी समझ लिया मिक्स मेथड डिज़ाइन के, जैसे कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, एम्बेडेड डिज़ाइन और ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन, मल्टी फेज डिज़ाइन हमने समझ लिया। और इसके पहले हमने एथनोग्राफी के भी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को समझा था। एथनोग्राफिक अकाउंट कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम जो है स्टेप्स यूज़ करते हैं रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च कंडक्ट करने में, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फील्ड साइट चुनना, रैपो बिल्ड करना, कैसे रिलेशनशिप आप बिल्ड करोगे उस ग्रुप के साथ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू कंडक्ट करना, फिर कलेक्ट करना आर्टिफैक्ट और डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को एनालाइज करना, एथनोग्राफिक अकाउंट लिखना। तो ये सभी चीज़ें, एथनोग्राफिक अकाउंट कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन, सेटिंग और पार्टिसिपेंट्स, फिर मेथोडोलॉजी कौन कौन से यूज़ करोगे, फाइंडिंग्स कैसे लिखोगे, डिस्कशन करोगे और कंक्लूजन तक पहुंचोगे, ये सभी चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चंस जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन से जो अभी तक आपने सीखा है इस चीज़ को आप लागू कर पाएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, नृवंश विज्ञानात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स, यानी सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके परिकल्पना का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास सांस्कृतिक घटनाओं को विस्तृत अवलोकन के माध्यम से समझना, यानी टू अंडरस्टैंड कल्चरल फेनोमेना थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑप्शन है टू डेवलप अ न्यू क्वांटिटेटिव स्केल, यानी एक नया मात्रात्मक पैमाना विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है आपके पास टू इवेलुएट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको 10 सेकंड देता हूं ये सोचने के लिए कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, और आप जो है
अपने कहीं नोटबुक में या कहीं एक पेपर पे जरूर लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। फिर मैं आपको समझाता हूँ और समझाने के बाद हम चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आपके लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो बाद में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी पर्पज पूछ रहा है एथनोग्राफिक रिसर्च का, तो क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना इसका प्राइमरी पर्पज होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना। क्या यहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव स्केल को डेवलप करना होता है? नहीं होता। क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करना होता है, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करना होता है? नहीं, बल्कि यहाँ पर सांस्कृतिक घटनाओं को विस्तृत अवलोकन के माध्यम से समझना होता है। एथनोग्राफी का मेन मकसद ही क्या है कि सांस्कृतिक व्यवहारों को, अलग अलग प्रथाओं को हम बहुत ही डेप्थ में समझें। जो आपके यहाँ पर रिसर्चर है ना, वो कोई भी एक कम्युनिटी को, कोई भी यहाँ पर एक कम्युनिटी हो सकता है, इसको स्टडी करते हैं बहुत ही डिटेल में और वहाँ पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं खुद भी। तो यहाँ पर फोकस हाइपोथेसिस टेस्ट करने में या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में बिल्कुल नहीं होता, बल्कि डीपली अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बिहेवियर और जो प्रैक्टिसेस होती हैं, इन सभी को अच्छे तरीके से समझने पे होता है। इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक घटनाओं को विस्तृत अवलोकन के माध्यम से समझना, टू अंडरस्टैंड कल्चरल फेनोमेना थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन। और आप देख लीजिएगा, ये आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो अच्छे से इसको जरूर देख लीजिएगा, मैं तो आपको समझाते हुए चल ही रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, इन मिक्स मेथड रिसर्च which design starts with qualitative data collection to generate hypothesis for subsequent quantitative research? मिश्रित विधि अनुसंधान में कौन सा डिजाइन गुणात्मक डेटा संग्रह से शुरू होता है और बाद में मात्रात्मक अनुसंधान के लिए परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पहला है ट्राइंगुलेशन डिजाइन, त्रिभुज डिजाइन, दूसरा है एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, व्याख्यात्मक डिजाइन, तीसरा है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, अन्वेषणात्मक डिजाइन, और चौथा ऑप्शन है एम्बेडेड डिजाइन। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? 10 सेकंड देता हूं, सोचिए और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वालिटेटिव से और बाद में ये हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च तक पहुँचते हैं हम। तो ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन में जो है ना, आपको मालूम है कि कैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके और हम क्या करते हैं ट्रायंगुलेट करके, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसका, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एक्सप्लेनेटरी में सबसे पहले आप क्वांटिटेटिव का इस्तेमाल करते हैं और बाद में क्वालिटेटिव से जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक्सप्लोरेटरी में आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च से और बाद में आप जो है ना रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए, और क्वांटिटेटिव रिसर्च से बाद में जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अन्वेषणात्मक डिजाइन या एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, जिसमें आप जो है क्या करते हैं, सबसे पहले शोध समस्या का पता लगाते हैं और फिर अलग अलग जो परिकल्पनाएं हैं, जो आपके जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना है, उसको उत्पन्न करते हैं और बाद में जो है आप पहुंचते हैं कहाँ तक? क्वालिटेटिव तक। ओके, और सॉरी क्वांटिटेटिव तक पहुंचते हैं। तो क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव पे पहुंचने वालों को हम एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो आपको बाद में पीडीएफ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अ की स्ट्रेंथ ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च? नृवंश विज्ञानात्मक शोध की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आसान प्रश्न है, 4 ऑप्शन हैं। पहला है जनरलाइजेबिलिटी टू लार्ज पॉपुलेशन, यानी बड़ी आबादी पर सामान्यीकरण। दूसरा ऑप्शन है डिटेल कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी सांस्कृतिक प्रथाओं की विस्तृत संदर्भीय समझ। तीसरा ऑप्शन है क्विक डेटा कलेक्शन प्रोसेस, यानी त्वरित डेटा संग्रह प्रक्रिया। और चौथा ऑप्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ रिसर्चर बायस, यानी शोधकर्ता पक्षपात का न्यूनतमकरण। क्या होगा इसका सही उत्तर? एक एथनोग्राफिक का रिसर्च का स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर हम एथनोग्राफिक रिसर्च के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, कभी भी याद रखिएगा, जब मैंने आपको पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया कि एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ना, ये कभी भी जनरलाइज नहीं करता फाइंडिंग को। आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते, सभी के लिए लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्विक डेटा कलेक्शन प्रोसेस भी ये नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन का ये होता है, इसकी अवधि बहुत लंबी होती है। तो डेटा कलेक्ट भी जो है ना, इसमें बहुत लंबे समय तक करते हैं। और रिसर्चर बायस को मिनिमाइज करना जो है एक इसका फायदा है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ बायसनेस आ जाती है। भले मिनिमाइजेशन इसका है, लेकिन मेन इसका होगा डिटेल्ड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये इसका स्ट्रेंथ है कि ये सांस्कृतिक प्रथाओं की विस्तृत संदर्भीय समझ प्रदान कर देता है।
क्योंकि आप नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को समझते हैं। किसी भी कल्चर को अगर आप समझना चाहते हैं, किसी भी ट्रेडिशन को अगर आप समझना चाहते हैं, किसी ग्रुप में क्या हो रहा है उसको समझना चाहते हैं, तो इसी के लिए आप जो है ना उसमें खुद शामिल होते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, उनका एक पार्ट बन जाते हैं आप एज ए रिसर्चर। और आप उनका जो है ना उसके रैपो बिल्ड करते हैं, कि रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ताकि आप एक विश्वसनीय पार्ट बन जाएं और फिर नेचुरल सेटिंग में उनको ऑब्जर्व कर पाएं और रिपोर्ट कर पाएं अपने फाइंडिंग में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। बाद में आपको ये जब पीडीएफ मिलेगा तो आंसर की मेंशन है, सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन किया हुआ है मैंने, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च विच डिजाइन इज प्राइमरली यूज्ड टू वैलिडेट फाइंडिंग्स बाय यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा साइमल्टेनियसली। तो ये चीज याद रखिएगा, यही इसका मेन पॉइंट है। मिश्रित विधि अनुसंधान में कौन सा डिजाइन गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा का एक साथ उपयोग करके, ये एक साथ उपयोग करके निष्कर्षों को मान्य करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, दूसरा है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, तीसरा है ट्राइंगुलेशन डिजाइन और चौथा है ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन, यानी व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, त्रिभुज या फिर परिवर्तनात्मक। कौन सा डिजाइन करेक्ट होगा? एक साथ साइमल्टेनियसली यूज करने के बारे में बात हो रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का। तो आई होप कि आपने अपने नोटबुक में इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिख लिया हो। देखिए, अगर हम साइमल्टेनियसली यूज करने के बारे में बात करें ना, तो साइमल्टेनियसली कहाँ यूज होता है? साइमल्टेनियसली जो है ना ट्रायंगुलेशन डिजाइन में यूज होता है। यानी दोनों ही जो है डेटा को अगर आप एक साथ उपयोग करने की बात करते हैं, ताकि आप क्या कर सके, क्रॉस वैलिडेट कर सकें, क्रॉस वेरीफाई कर सकें, और ज़्यादा जो है ना आप रिलायबिलिटी को बढ़ा सकें, विश्वसनीयता बढ़ा सकें रिसर्च की, तो इसके लिए ट्रायंगुलेशन डिजाइन का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेनेटरी डिजाइन में ये नहीं होता है। एक्सप्लोरेटरी में आप जो है ना क्वांटिटेटिव से फिर बढ़ते हैं क्वालिटेटिव तरफ, और फिर एक्सप्लेनेटरी वाले में इसके ऑपोजिट करते हैं। लेकिन ट्रायंगुलेशन डिजाइन में आप क्या करते हैं, एक साथ यूज करते हैं दोनों टाइप के डेटा को, और इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इंटीग्रेट करते हैं, और फिर फाइंडिंग्स को वैलिडेट करते हैं। बाई कैसे करते हैं? आप जब एग्जामिन करते हैं कि भाई जो रिजल्ट आ रहा है ना, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आप लेते हैं, है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण से आप लेते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मेंशन है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, बाद में पीडीएफ मिलेगा तो ये आपको हेल्प करेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित विधि अनुसंधान की एक कमजोरी है, इसका एक वीकनेस है? पहला ऑप्शन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिजाइन, यानी शोध डिजाइन में लचीलेपन की कमी। दूसरा ऑप्शन है डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा को एकीकृत करने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन है इनएबिलिटी टू स्टडी कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम्स, यानी जटिल शोध समस्याओं का अध्ययन करने में अक्षमता। और चौथा ऑप्शन है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, यानी अंतः विषय अध्ययन में सीमित प्रयोज्यता। बताइए इसमें से कौन सा एक वीकनेस है मिक्स मेथड रिसर्च या मिश्रित विधि अनुसंधान का? जो करेक्ट आंसर है वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, मिक्स मेथड रिसर्च जो है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लैक नहीं करता है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, क्योंकि इसमें आप क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक और मात्रा के साथ साथ गुणात्मक, इन दोनों का ही आप जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं, दोनों टाइप के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है ना लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये तो इसका ऑपोजिट बात हो गया पहले ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका सही ऑप्शन। इनएबिलिटी टू स्टडी कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं। देखिए, कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए ही ये बना हुआ है, तो ये इसकी वीकनेस नहीं है, इनएबिलिटी नहीं है, बल्कि एबिलिटी होता है। एबिलिटी यहाँ पे होगा, इन अगर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रेंथ हो जाता है जब एबिलिटी टू स्टडी कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम्स इज स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च, तो ये भी नहीं होगा, इनएबिलिटी नहीं होती है। फिर लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, बिल्कुल नहीं, बल्कि अंतः विषय अध्ययन में जो है ना इसका बहुत ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी होता है, बहुत ही व्यापक तौर पे इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ये एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक वीकनेस, एक कमजोरी पूछ रहा है, तो कमजोरी ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आती है इनको इंटीग्रेट करने में, क्योंकि इसमें आप गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको एकीकृत कर रहे हैं, तो इनको इंटीग्रेट करना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल साथ में करना मतलब इन दोनों के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज चाहिए उन सब्जेक्ट्स में,
तभी तो आप अध्ययन कर पाओगे। और इसी के लिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा को एकीकृत करने में कठिनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आता है जब आप मिक्स मेथड रिसर्च करते हैं, तो इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को जो है ना, अच्छे तरीके से अगर आप एकीकृत करना चाहते हैं ना, इसके लिए जो विशेषज्ञता चाहिए, इसके लिए जो आपके पास एक्सपर्टीज़ चाहिए ना, वो कई बार हमारे पास नहीं होती है, तो ये हमारे सामने चैलेंज के तौर पे आ जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप कि बहुत एन्जॉय किया होगा आपने ये क्लास, है ना? और आई होप कि मैंने मैम का कुछ परसेंट भी, जैसे मैम पढ़ाती हैं, उसका कुछ परसेंट भी मैं आपको जो है दे पाया हूँगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। अगर आपको लगता है ऐसा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, तो अगर आप डाउट ग्रुप में जुड़े हुए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी जुड़े हुए, तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया के साथ बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ जो मैंने आपको पढ़ाया क्या समझ में आया कि नहीं आया। जो भी आपकी फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक जो है ना, उसके माध्यम से आप बताते हैं तो मैं अपने अंदर भी सुधार करता हूँ, और अगर आप बताते हैं कुछ कि मैं अच्छे से पढ़ाया मैंने, तो वो मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए, इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। आई होप कि जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए और सारे कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।